हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के थर्ड लेक्चर की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की चर्चा करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन का चर्चा करा था, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का डिस्कशन करा था और डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन शुरू कर दिया था। लेकिन मेन डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन सेकेंड लेक्चर में कवर हुआ था, साथ में मॉलिक्यूलरिटी की भी बात हुई थी और डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन हुआ था और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की चर्चा हुई थी। आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पहले बता दीजिए कि आर यू रेडी टू चीयर विथ मी। चलिए, सही बात है। अब हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मेनली हम लोग को दो तरह के रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जानना होता है। ऐसे हम लोग जानेंगे तीन तरह का: जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। ऑर्डर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो देखो, सबसे पहली बात हम क्या करने जा रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर करो, कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर कीजिए। कंसिडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक रिएक्शन है ए से बी, कोई रिएक्शन है जिसका ऑर्डर जीरो होगा। अब तुम देखो, रेट लॉ से क्या लिख सकते हैं और रेट एक्सप्रेशन से क्या लिख सकते हैं। फ्रॉम रेट लॉ, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आर बराबर के ए का पावर जीरो। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर पर पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू वन होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज आर इज इक्वल टू के। इसको इक्वेशन नंबर वन मान लो। अब बात करते हैं रेट एक्सप्रेशन का। फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन, आर बराबर माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी। क्योंकि प्रोडक्ट वाले में प्लस होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है। इसको इक्वेशन नंबर टू मान लो। वन और टू को अगर हम इक्वेट करें तो क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू क्या हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं के इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। क्या लिख सकते हैं, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा, डीए का इंटीग्रेशन कहां से कहां, तो ए नॉट को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो, ए टी को फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, माइनस के डी टी कहां से कहां, तो जीरो टाइम से टी टाइम तक। डीए का इंटीग्रेशन ए होता है, अपर लिमिट ए टी हो गया और लोअर लिमिट ए नॉट हो गया। के इंटीग्रेशन साइन के बाहर dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट t लोअर लिमिट जीरो। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस जीरो। तो क्या लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। यही इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर कोई पूछे कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स, तो उसका इक्वेशन आपके सामने है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब ए टी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी
ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए रेट कांस्टेंट है और टी टाइम पीरियड है। क्लियर। एग्जाम्पल वाले में ही इधर हम बता देते हैं, वेयर ए नॉट क्या हो गया, इनिशियल concentration of reactant, एटी क्या हो गया, concentration of reactant after time t, ये रेट कांस्टेंट है और टी टाइम पीरियड है। अब इसके ग्राफ की चर्चा करना है, ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी का। तो एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बता दीजिए और हेडिंग दो ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बात करने जा रहे हैं, तो ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ये y एक्सिस रहा, x एक्सिस रहा, x एक्सिस पर टाइम पीरियड, y एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब देखो तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए टी को y मान लो, ए नॉट सी है इंटरसेप्ट, के स्लोप हो गया टी एक्स एक्सिस पर, y बराबर सी माइनस एम एक्स, एम स्लोप है। अगर y बराबर सी प्लस एम एक्स होता तो ग्राफ ऐसे जाता ऊपर की ओर, क्योंकि स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। ये हमारा ग्राफ हो गया। लेकिन यहां पर इंटरसेप्ट क्या है, c, ये कौन सा वैल्यू है, ए नॉट, और ये यहां पर कौन सा है, 80, और ये टाइम पीरियड है। ये ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो गई। अब देखो तो इस तरह से रिएक्टेंट का वेरिएशन हो रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो लीनियर वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हुआ। अब एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की चर्चा करेंगे। क्लियर। चलिए ये हो गया। अब एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, हेडिंग मिल गया आपको। तो सबसे पहला एग्जाम्पल फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में। H2 प्लस Cl2 किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो HCl बना देगा। ये क्या हो गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है प्लैटिनम सरफेस पर N2O का डिकम्पोजिशन। दूसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O ऑन प्लैटिनम सरफेस। N2O ऑन प्लैटिनम सरफेस, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब है कि N2O डिकम्पोज हो करके किसके सरफेस पर, प्लैटिनम मेटल के सरफेस पर
डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देगा N2 प्लस हाफ O2। तीसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, देखिए NH3 को डिकम्पोज करेंगे तो क्या बना देगा N2 प्लस H2। बैलेंस करो तो 3/2 H2 1/2 N2। ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया हो गया, मॉलिब्डेनम सरफेस पर होता है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन गोल्ड सरफेस पर, इसी का एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन गोल्ड सरफेस। हाइड्रोजन आयोडाइड गोल्ड सरफेस पर डिकम्पोज कर रहा है, H2 प्लस I2 बनाएगा। बैलेंस कर लेना। और आयोडेशन ऑफ एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, आयोडीनेशन ऑफ एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आयोडीनेशन ऑफ एसीटोन किसके प्रेजेंस में? H प्लस आयन के प्रेजेंस में। CH3CO CH3 आयोडीन से रिएक्शन करना है H प्लस के प्रेजेंस में, तो क्या बना देगा CH2I और CO CH3 प्लस HI। ये आयोडीनेशन ऑफ एसीटोन की बात हो गई, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ध्यान रखिएगा ये पांचों रिएक्शन। अब हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा नहीं है, किसी भी ऑर्डर वाले रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ होगा, जिसे हम लोग T हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा टाइम ड्यूरेशन जिसमें किसी भी रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा पार्ट प्रोडक्ट में बदल जाए और आधा रिएक्टेंट के रूप में रहेगा, उसी टाइम ड्यूरेशन को हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच half of initial amount of reactant gets converted to product. Half of initial amount of reactant gets converted to product. Gets converted to product. क्लियर? यानी आधा प्रोडक्ट में चला जाएगा और आधा रिएक्टेंट में रहेगा। उसी टाइम पीरियड को हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर तो हम लोग को वेरी स्पेसिफिक होना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की बात करेंगे। जैसे यहां पर एग्जांपल की बात करते हैं, मान लो कि रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मोल पर लीटर है, तो हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर हाफ लाइफ ये 100 अब कहां चला जाएगा? 50 प्रोडक्ट में, और 50 अभी भी रिएक्टेंट है। ये हाफ लाइफ के बाद कहां चला जाएगा? 25। इसके हाफ लाइफ के बाद अब नया प्रोडक्ट क्या बनेगा? आफ्टर, यानी दूसरा हाफ लाइफ के बाद ये 25 हो गया। तीसरा हाफ लाइफ के बाद ये क्या हो जाएगा? 12.5, इसका आधा। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, मतलब शुरू में जो कॉन्सेंट्रेशन है एक हाफ लाइफ के बाद आधा, अब जो हुआ दूसरे हाफ लाइफ के बाद उसका आधा, अब जो हुआ तीसरे हाफ लाइफ के बाद उसका आधा। ये हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालेंगे। देखो वेरी सिंपल, टू बी वेरी फ्रैंक, ये बहुत आसान टॉपिक है। देखो एट हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो यही रह जाएगा, A0 की जगह पर A0 रह जाएगा, लेकिन हाफ लाइफ के बाद
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाता है, यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, A0/2, क्योंकि आधा तो प्रोडक्ट में बदल गया, आधा ही बचेगा ना। और टाइम पीरियड को T½ से डिनोट कर दो। फॉर्मूला जानते हो क्या, AT = A0 माइनस KT। KT के जगह पर क्या पुट करोगे, A0/2 = A0 माइनस K, और T के जगह पर T/½ माइनस KT½ इधर आ जाएगा तो प्लस KT½ हो जाएगा। KT½ यहां पर है A0, इधर A0/2, तो माइनस करोगे तो A0/2, A0 माइनस A0/2 क्या हो जाएगा, A0/2। तो यहां पर क्या हो गया, K इंटू हाफ लाइफ = A0/2। क्या लिख सकते हो, हाफ लाइफ = A0/2K। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या आ गया, A0/2K। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रहा है, वो क्या, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या स्पेशल है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसका हाफ लाइफ उतना ही ज्यादा, और जितना कम उतना ही कम। और रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या ध्यान रखना, कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और half life of zero order reaction is inversely proportional to rate constant। क्लियर, ये हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला ध्यान रखना। क्या, तो हाफ लाइफ = A0/2K। क्लियर, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो गई। अब हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पहला काम क्या करें, ग्राफ बिटवीन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी A0 एंड हाफ लाइफ, दोनों के बीच में कैसा ग्राफ होगा। देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मैं लिखता हूं, मतलब रिलेशन T½ हाफ बराबर A0/2K, T½ बराबर A0/2K, यानी T½ को हम कहां पर ले जाएं, T½ को y एक्सिस पर, तो इसको y मान लो, A0 x एक्सिस पर जाएगा तो 1/2K इंटू x, यानी ये किस फॉर्मेट को ग्राफ में जाएगा, y बराबर mx, यानी ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। तो कैसा ग्राफ हो जाएगा, x एक्सिस पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, y एक्सिस पर हाफ लाइफ, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये ग्राफ हो गया हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। अभी हम लोगों ने ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा था, इसके किसके बीच में, तो A0 और हाफ लाइफ के बीच में। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही ग्राफ देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऐसा होगा, अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। देखो तो R = जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए R = KA का पावर 0 लिख सकते हैं। ऐसा किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, यानी R बराबर K। अब तुम देखो तो कहीं पर रेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा नहीं, कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप x एक्सिस पर ले लो,
रेट ऑफ रिएक्शन वाई एक्सिस पर, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तीसरा बात अगर हम लोग को करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, टाइम टू कंप्लीट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने में कितना टाइम लगेगा, यानी रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। टाइम टू कंप्लीट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस टाइम को टी मान लो, हाफ लाइफ को ना T/2 टी हाफ मानते थे, तो टाइम क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई रेट कांस्टेंट, टाइम टू कंप्लीट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई रेट कांस्टेंट। या आप फॉर्मूला का रूप दे सकते हो, टी कंप्लीट मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रेट कांस्टेंट, जिसका वैल्यू दिया रहेगा। यूनिट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में यूनिट की चर्चा नहीं करेंगे। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बात हो गया। कैसे पकड़ोगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो सारे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर होगा ना, सबको जोड़ दोगे, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा कैसे पकड़ोगे, तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड भी हुआ, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। मान लो कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेरे पास है ए से बी, कोई ऑर्डर 1, तो फ्रॉम रेट लॉ क्या लिख सकते हैं बताइए, तो फ्रॉम रेट लॉ लिख सकते हैं R इज इक्वल टू के ए का पावर 1। ये रेट लॉ। रेट एक्सप्रेशन से क्या लिख सकते हो बताओ, फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो रेट एक्सप्रेशन से हम लोग लिख सकते हैं R बराबर माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी अपॉन डी टी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को इक्वेट करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, ए के पावर 1 को ए मान लो इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के डी टी, देखिए ए है डी टी इधर आ गया, माइनस के डी टी बराबर क्या, माइनस डी ए अपॉन ए। ये आ गया माइनस डी ए, नहीं माइनस तो उधर चला गया, तो इस माइनस को तुम खत्म ही कर दो। तो अब देखो दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस के डी टी को कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, 0 से टी, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ए डी ए, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की ओर, इसका इंटीग्रेशन तो सिंपली माइनस के टी। अब ये बताओ 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, और dx के जगह पर dA है, तो इसका इंटीग्रेशन ln a होगा, तो माइनस के टी बराबर ln a। अपर लिमिट क्या है ए टी, और लोअर लिमिट क्या है ए नॉट, तो क्या हो जाएगा, माइनस के टी इज इक्वल टू ln ए टी माइनस ln ए नॉट। अब देखो तो log a माइनस log b का क्या फॉर्मूला होता है, log a अपॉन log b, तो क्या बोल सकते हैं, माइनस के टी बराबर ln ए टी अपॉन ए नॉट, माइनस के टी बराबर ln ए टी अपॉन ए नॉट। अब देखो अभी तक हमने क्या इक्वेशन लाया है, माइनस के टी बराबर ln ए टी अपॉन ए नॉट। एक फॉर्मूला है नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में लाने का, ln x बराबर होता है 2.303 log x। यही ln ए टी अपॉन ए नॉट को क्या लिखोगे, 2.303 log ए टी अपॉन ए नॉट।
तो क्या लिख दे यहां पर बताते चलिएगा, माइनस के टी इज इक्वल टू 2.303 80 अपॉन ए नॉट। तो देखो तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 बाई के, या ऐसा करो के रिस्पेक्ट में लिख दो। तो क्या हो जाएगा, के बराबर माइनस 2.303 बाई टी लॉग, यहां पर लॉग छूट गया था, लॉग 80 अपॉन ए नॉट। इस माइनस साइन को हटाओगे तो 80 नीचे ए नॉट ऊपर, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई 80। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लॉगरिथमिक फॉर्म है। यही क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, A इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन 80। ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 80 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, और t क्या हो गया, टाइम, और k रेट कांस्टेंट। इसका एक फॉर्म और मैं बताना चाह रहा हूं, देखो प्यार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है, माइनस के टी इज इक्वल टू एल एन ए टी अपॉन ए नॉट। तो क्या हो जाएगा, हम लोग लॉग का डेफिनेशन जानते हैं। अगर ऐसा दिया है, इफ एल एन एक्स बराबर वाई, तो x बराबर e टू दी पावर y। वही चीज है, x के जगह पर क्या है, 80 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के टी। तो इक्वेशन क्या हो गया, 80 बराबर ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या, 80 बराबर ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई 80 लॉगरिथमिक फॉर्म में। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का प्रूफ के साथ हो गया। ये दोनों बातें ध्यान रखना है। अब देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ की बात करते हैं। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ तो आप समझ गए कि कितने समय में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा। मान लो कि शुरू में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100 मोल पर लीटर है, तो बाद में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 50 मोल पर लीटर होगा। देखिए, हमारे पास क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट को तो ए नॉट ही मान लेना, लेकिन आफ्टर हाफ लाइफ ए टी को अब क्या लिखेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा, और टी के जगह पर क्या बैठा दोगे, टी हाफ। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बैठाइए। फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या है, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट अपॉन 80। क्या हो जाएगा, T के जगह पर क्या रखोगे, टी हाफ, 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई 80। 80 के जगह पर क्या रखना है, ए नॉट बाई 2, जो भी है वही रखना। ए नॉट बाई 2 तो 2 पर चला गया, तो ए नॉट फिनिश हो गया। तो अब क्या हो गया, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 2। और स्टूडेंट्स, लॉग 2 का वैल्यू
0.3010 होता है, यहां पर पुट कर लो तो टी हाफ बराबर क्या 2.303 इंटू 0.3010 बाई के, तो टी हाफ बराबर क्या बोल सकते हैं 0.693 बाई के। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693। तो क्या देख रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था ना। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। ये हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। एक बात होता है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ क्या कहता है कि कितने समय में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 63.21% प्रोडक्ट में बदल जाएगा। एवरेज लाइफ क्या है, इट इज द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच during which 63.21% of initial concentration 63.21% of initial concentration is converted into product। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला फिर निकालना होगा, इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो और एवरेज लाइफ को टी की तरह से डिनोट करते हैं, इसको टाउ पढ़ते हैं। और एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 के, ये हो गया। और हाफ लाइफ का क्या था 0.693 बाई के। दोनों के बीच में रिलेशन लाओगे तो एवरेज लाइफ बराबर 1.44 इंटू टी हाफ होगा। ये रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ की बात हो गई। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। देखो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहला डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन एक्वस सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। H2O2 डिकम्पोज करके क्या बना देगा H2O प्लस ऑक्सीजन। दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। कोई ईस्टर ले लीजिए, मान लिया जाए कि हमने क्या ले लिया CH3COO CH3, इसका हाइड्रोलिसिस करना है मिनरल एसिड के प्रेजेंस में। एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा अल्कोहल बना देगा। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। केन शुगर क्या हो गया C12H22O11 इन्वर्जन करना है। H2O से रिएक्शन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो ग्लूकोज हो गया C6H12O6 प्लस फ्रुक्टोज हो गया C6H12O6। एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रुक्टोज है, लेकिन एग्जाम्पल तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला NH4NO2 और अमोनियम नाइट्रेट का NH4NO3। अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज करके क्या बनाएगा नाइट्रोजन प्लस वाटर। इसको डिकम्पोज कीजिए, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, इसी रूप में याद रखना। हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई एजो डेरिवेटिव। तो एक बात ध्यान रखना कि डाई एजो कंपाउंड किसको कहते हैं जिसमें N डबल बॉन्ड N हो। तो एक डाई एजो डेरिवेटिव ले लो C6H5N डबल बॉन्ड N Cl। N डबल बॉन्ड N और N पर लास्ट में Cl लगा दो, हाइड्रोलिसिस कर दो। तो ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बनाएगा, एक तो OH ग्रुप लगेगा यानी फिनॉल, फिर साथ में नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा।
ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ डाई एजो आइसोप्रोपेन, डाई एजो आइसोप्रोपेन का भी डिकम्पोजिशन कर दोगे तो इन्हीं सारे रिएक्शन की तरह वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, उसके रिएक्शन की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ ग्राफ की चर्चा करेंगे। हेडिंग दे दो, ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो इस टॉपिक को हटा देता हूं। क्लियर? हेडिंग दो, ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? ग्राफ कैसे ग्राफ खींचा जाएगा? तो सबसे पहला तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के आधार पर ग्राफ खींचेंगे, तब हाफ लाइफ वाला के आधार पर ग्राफ खींचेंगे। किसके लिए? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर? तो सबसे पहला ग्राफ हम खींचेंगे किसके किसके बीच में? तो हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। पहला बिटवीन टी हाफ एंड ए नॉट। तो देखो तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693/K। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्स एक्सिस पर ये, वाई एक्सिस पर टी हाफ तो हमेशा कांस्टेंट है, तो ऐसा ग्राफ होगा। क्लियर? ठीक, तो ये ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ के बीच में हुआ। स्टूडेंट्स, आज के क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। अगले क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की चर्चा करेंगे, जनरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की चर्चा करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर प्रॉब्लम्स बनाने के लिए सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।